कहानी की शुरुआत किम ताइपेन नाम के लड़के को दिखाते हुए हुई, जो हर रोज अपने सपने में एक बच्चे को उस पर चिल्लाते हुए देखता है, क्योंकि किम उसकी आंखों में देखकर उसकी मौत का पता लगा सकता था। ताइपेन को यह सपना पिछले 20 सालों से लगातार आ रहा था। सुबह उठने के बाद वो मैडम जुंग से मिलने जाता है, जो ताइपेन से अपने बेटे की मौत के बारे में जानना चाहती थी कि उसकी मौत कैसे होगी, क्योंकि ताइपेन किसी की भी आंखों में देखकर उसकी मौत का पता लगा सकता था। ताइपेन मैडम जुंग को उनके बेटे की फोटो मांगता है और कहता है कि वो किसी का फ्यूचर तो नहीं देख सकता, लेकिन वो इतना जरूर बता सकता है कि उसकी मौत कैसे होगी, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वापस घर पहुंचने पर ताइपेन से मिलने उसके सेक्रेटरी युनवो के साथ उसके टीचर बैक आते हैं, जो कि व्हीलचेयर पर थे और वो देख नहीं सकते। वो उसे पूछते हैं कि उसने मैडम जुंग को उनके बेटे की मौत के बारे में क्यों नहीं बताया। ताइपेन बताता है कि उनका बेटा संगमन उसे किडनैप करने वाला है और उसकी मौत उसके सामने ही होगी। ये सुनने के बाद युनवो उसे वादा करती है कि वो उसे सुरक्षित घर लौटा लाएगी, जिसके बाद कुछ लोग ताइपेन को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपनी गैंग के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया और कुछ लोग उसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कौन मारेगा। ताइपेन उन्हें बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ दूसरी गैंग के 12 लोग गन्स के साथ उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे और तभी दूसरे गैंग के लोग आ जाते हैं और संगमन के लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ताइपेन के कंधे पे भी गोली लगती है। दोनों ही गैंग एक दूसरे को खत्म करने पर तुली थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ताइपेन मैडम जुंग से मिलने गया था, तब उसने कहा था कि उनके बेटे को दिल का दौरा पड़ेगा और वो उसी वजह से मारा जाएगा। मैडम जुंग ने ताइपेन से अपने बेटे की मदद करने को कहा था, लेकिन ताइपेन कहता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। जिसके बाद वापस से हम देखते हैं कि संगमैन ने पूरी ऑपोजिट गैंग को खत्म कर दिया है और जब उसका सामना आखिरी आदमी से होता है, तब ताइपेन ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो इस आदमी को मार देगा तो वो खुद भी मर जाएगा। हालांकि संगमैन ताइपेन की बात पर यकीन नहीं करता और वो आखिरी मेंबर को भी मार देता है, जिसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी वही मौत हो गई। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें ताइपेन बेहोशी की हालत में मिलता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिस वजह से वो बच गया। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव जुनून को गैंग वॉर के बारे में एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि गैंग वॉर में काफी लोग मारे गए हैं, लेकिन उनमें से अभी भी एक जिंदा है। इसीलिए जुनून और उसकी टीम उस जिंदा बचे आदमी से मिलने अस्पताल जाती है, जो कि ताइपेन था और उसका इलाज किया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि ताइपेन वहां से निकल गया है। ये सुनते ही जुनून और उसकी टीम ताइपेन को पकड़ने के लिए उसकी कार का पीछा करने लगती है। कार में उसकी सेक्रेटरी युनवो भी होती है, जो कार चला रही थी। जुनून ने उसे कार से बाहर निकलने को कहा, लेकिन युनवो कहती है कि ताइपेन बेकसूर है और वो कोई गवाह या गैंग का आदमी नहीं है जिसे वो पकड़ने के लिए आए हैं। तब ताइपेन कार से बाहर आता है और जुनून को घूरते हुए देखता है। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि वो सामने वाले की मौत नहीं देख सका। वो जुनून से कहता है कि अगर वो बात करना चाहती है तो उससे पहले युनवो से बात करनी होगी, तभी वो उससे बात करेगा। जिसके बाद जुनवो गैंग वॉर में इस्तेमाल हुए हथियारों की जांच करने लगती है, जिसमें उसे ताइपेन की बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिलती है। बुलेट प्रूफ जैकेट देखकर जुनून को डाउट हुआ कि किडनैप होने से पहले ताइपेन ने बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे पहन ली। दूसरी तरफ ताइपेन खुद को आईने में देख रहा था और कंफ्यूज था कि वो जुनून की मौत को कैसे नहीं जान पाया, जबकि वो खुद की आंखों में देखकर अपनी मौत के बारे में बता सकता है। इस दौरान हम मैडम जोंग को देखते हैं, जो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के बाद डिटेक्टिव जुनून से मिलती है और कहती है कि वो अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहती और ताइपे को अपने बेटे की मौत का कारण बताती है। और घर जाते समय मैडम जुंग ताइपेन को फोन करके बताती है कि उन्होंने जुनून को उसके बारे में सब बता दिया है, कि वो किसी की भी मौत के बारे में पहले से बता सकता है। इसीलिए जुनून उससे मिलने कल जरूर आएगी। अगले दिन जुनून अपनी टीम के साथ ताइपेन से मिलने आती है, लेकिन ताइपेन दिखावा करते हुए उन्हें बताता है कि वो लोगों की मौत की भविष्यवाणी नहीं कर सकता और उसे बस गलत टाइम पर गलत जगह से किडनैप कर लिया गया था। जुनून के बुलेट प्रूफ वाले सवाल पर वो कहता है क्योंकि वो बहुत सारी एक्शन फिल्में देखता है, जिन्हें देखकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का शौक हो गया। पूछताछ करने के बाद जुनून वहां से चली जाती है और उसके पास अपनी एक फोटो छोड़ जाती है। जुन वो फोटो देखकर ताइपेन से कहती है कि जुनून ने ताइपेन का टेस्ट लेने की प्लानिंग बनाई है। फोटो देखने के बाद ताइपेन उस लेडी की मौत का कारण देखकर शॉक रह जाता है।
जुनून को ताइपेन की एबिलिटी पर भरोसा था, इसीलिए उसके बयान लेने के लिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। हालांकि ताइपेन उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपनी किडनैपिंग की बात पर बरकरार रहता है। जाने से पहले ताइपेन जुनून को उसकी छोड़े हुए फोटो वापस करता है, लेकिन तभी जुनून उससे पूछती है कि ताइपेन ने उसकी फोटो में क्या देखा। ताइपेन उसके बारे में ना जानने का नाटक करता है और बताता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल फोटो है। दूसरी तरफ हानु डेली न्यूज के ऑफिस में जुम के बॉस ने एक मीटिंग रखी है कि क्या उन्हें गैंगवॉर के बारे में न्यूज जारी रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि केस की इंचार्ज डिटेक्टिव जुनून ने अभी तक केस के बारे में कुछ नहीं कहा है। जुम बताता है कि वो जुनून को पहले से जानता है। तभी एक रिपोर्टर ने कहा कि डिटेक्टिव जुनून डोनाल्ड नाम की एक डिटेक्टिव की बेटी है जिसने पिल्डो मर्डर केस की जांच की थी, और उस वक्त जुनून एक छोटी बच्ची थी और पिल्डो हाल ही में जेल से छूटा था। इसीलिए जुम के बॉस ने संगमैन के गैंगवॉर के बजाय पिल्डो की स्टोरी को कवर करने का फैसला किया। तभी जुम की बेटी मीजान को दिखाया जाता है जो एक कैफे से अपनी माँ के बर्थडे के लिए केक ले रही थी, और उसी कैफे में ताइपेन भी बैठा था। तभी उसकी नजर मीजान की आंखों पर पड़ती है और वो उसकी मौत को देखता है। वो देख पाता है कि जुनून को मीजान की बॉडी एक बॉक्स में मिलती है और जुनून उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी सांसें बहुत पहले ही रुक चुकी थी। जुम का बॉस अपने रिपोर्टर को बताता है कि पिल्डो डिमेंशिया और लंग कैंसर से पीड़ित था। जुम सोचता है ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी अगर इस मुद्दे को जुनून से जोड़ दे। 20 साल पहले पिल्डो पर 7 लड़कियों की हत्या का आरोप था और उनमें से एक विक्टिम जुनून की माँ भी थी, क्योंकि जुनून की माँ की मौत पिल्डो के अरेस्ट होने से पहले हुई थी और पिल्डो को मिडनाइट किलर भी कहा जाता था क्योंकि उसके सारे विक्टिम्स की मौत आधी रात को होती थी। दूसरी ओर ताइपेन मीजान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ उसका फोन मिलता है जो कि केक के पास पड़ा था जो मीजान ने अपनी माँ के लिए लिया था। इस दौरान मीजान की माँ जोआन उसका इंतजार कर रही है और काफी देर होने के बाद वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाता। और तब वो अपने हस्बैंड जुम को फोन करके बताती है कि शायद मीजान गायब हो गई है। जुम को लगता है कि शायद मीजान ने अपना फोन कहीं गिरा दिया होगा, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही और जुआन को बाद में कॉल करने को कहता है। उसके बाद जुआन ताइपेन से मिलती है जो इसे ढूंढता हुआ उसके घर की तरफ पहुंच गया। उसके हाथ में मीजान का फोन था। वो उसे बताता है कि मीजान ने एक केक खरीदा था और उसका फोन उसके केक के पास पड़ा हुआ मिला था। तब जुआन पूछती है कि वो ये सब कैसे जानता है, लेकिन ताइपेन उसे मीजान के बारे में कुछ नहीं बताता। तब जुआन को लगा कि ताइपेन भी किडनैपर के साथ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ताइपेन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जुआन को पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब जुनून रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मीजान की तलाशी करने लगती है और कैफे की सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें मीजान किसी के साथ जा रही थी। उसके बाद वो किडनैप वाली जगह पर चले गए, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तब जुनून ने मीजान की माँ को घर जाने के लिए कहा और कहा कि कुछ पता चले तो वो उन्हें कॉल करेगी। उसके बाद जुनून ताइपेन से कहती है कि वो मीजान की मौत के बारे में क्या जानता है। वो उन्हें मीजान के बारे में बताए कि वो कहाँ है और उसे बचाने में उनकी मदद करे। ये सुनने के बाद ताइपेन मान जाता है। वो उन्हें बताता है कि मीजान एक पुरानी फैक्ट्री के खंडहर में जिंदा दबी हुई है और उसके पास एक फोन है और वो आधी रात में मर जाएगी। जुनून उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ताइपेन मौत के बारे में देख तो सकता है लेकिन वो किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। और जैसा ताइपेन ने मीजान के बारे में बताया, वो उसी जगह दबी हुई थी और उसके पास में फोन भी बज रहा था। मीजान ने फोन रिसीव करके मदद मांगी, लेकिन तभी कॉल कट जाता है। मीजान बार बार कॉल करने की कोशिश करती रही और आखिर में पुलिस को कॉल लग जाता है और वो अपने किडनैप होने की बात बताती है। वहाँ जुम की वाइफ उसे कॉल करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में उसे बता सके, लेकिन जुम फोन रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो एक किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखने में बिजी था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि उसी की बेटी ही किडनैप हुई है। जुनून मीजान की माँ को बताती है कि मीजान ने उसे कांटेक्ट किया। ये सुनकर जुआन रोने लगती है, लेकिन जुनून उनका हौसला बढ़ाते हुए उसे अपने बेटी की खातिर मजबूत रहने के लिए कहती है। फोन पर मीजान अपनी माँ के जन्मदिन पर मरने के लिए उनसे माफी मांगती है। हालांकि उसकी माँ ने मीजान को शांत किया और कहा कि वो उसे लेने आ रही है। उसके बाद जुनून ने ताइपेन को मीजान की फोटो दिखाई और उसे कहा कि वो जितना उसके बारे में जान सकता है वो सब उन्हें बता दे ताकि मीजान बच जाए।
और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने का वादा करती है। ताइपेन अपनी पावर के जरिए मिजान को बचाने के लिए सब जानने की कोशिश करता है और उसे वहाँ कई सारी चीजें दिखाई देती है, जिसमें उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ ठीक आधी रात को ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती है। इसीलिए वो उस जगह के आसपास के गोदाम को ढूंढने के लिए मैप को ट्रैक करते हैं और कुछ ही देर में वो गोदाम में पहुंच जाते हैं। जुनून और ताइपेन ने साथ मिलकर उस जगह को ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ मिजान को दबाया था। जुनून को मिजान का एक जूता और कुछ पैरों के निशान मिले। कुछ ही दूर उन्हें एक दबा हुआ संदूक मिला और पुलिस ने तुरंत उसे खोदा और वो वही संदूक था जिसमें मिजान दबी थी। और जैसे कि ताइपेन ने जुनून को मिजान के बारे में बताया था कि वो उसे बचाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल उसी तरह वो मिजान को बचाने के लिए उसे सीपीआर देना शुरू करती है। दूसरी तरफ पुलिस चीफ जुनून के नोट्स देखता है जिस पर मिजान के पेरेंट्स के नाम लिखा था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जुम वही आदमी है जिसने 20 साल पहले मिडनाइट किलर के मामले को कवर किया था। पुलिस चीफ जुम को फोन करके बताता है कि जो लड़की किडनैप हुई है वो उसकी बेटी है। ये सुनते ही जुम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए जुआन के पास जाता है, जो घटनास्थल के पास खड़ी रो रही थी और उम्मीद कर रही थी कि मिजान जिंदा बच जाए। जुनून मिजान की जान को बचाने की काफी कोशिश करती है और आखिरकार मिजान बच जाती है। इसके बाद जुआन अपनी बेटी से मिलती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ताइपेन मन ही मन सोच रहा है कि ये एक चमत्कार है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि किसी की किस्मत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन जुनून के साथ मिलकर पहली बार उसकी भविष्यवाणी गलत हुई थी। इसके बाद मिजान को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जुनून अब भी किडनैपिंग एरिया के पास ही रुकती है और बाकी डिटेक्टिव को किडनैपर के पैरों के निशान दिखाते हुए कहती है कि वो निशान जानबूझकर छोड़ गया है। फिर जुनून ताइपेन के पास जाकर कहती है जो हुआ एक चमत्कार से कम नहीं था, जिस पर ताइपेन भी सहमत होता है, हालांकि वो उसके सामने घबराया हुआ सा महसूस कर रहा था। दूसरी ओर जुम हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास खड़ा था और खुद को दोषी और शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलता कि मिजान किडनैप हुई है। जुम उसके बाद पुलिस चीफ से बात करने गया। चीफ उसे कहता है कि वो अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा रहा है, जिसे सुनकर जुम अपनी बेटी की तरफ से उसे थैंक यू कहता है। फिर जुम ने पुलिस चीफ को बताया कि लगभग 20 साल पहले जब वो एक रिपोर्टर था, उसने अस्पताल में मिडनाइट किलर की 7 लड़कियों के साथ हुए अत्याचार की तस्वीरें ली थी। तब कुछ समय बाद किसी ने कमरे में घुसकर उस लड़की की हत्या कर दी, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए पीड़िता के पिता पुलिस स्टेशन आए थे। वो जानना चाहते थे कि अपराधी को उनकी बेटी के रूम नंबर के बारे में कैसे पता चला। उस वक्त जुम को एहसास हुआ कि ये उसकी गलती थी, क्योंकि उसी के आर्टिकल में पीड़िता का रूम नंबर लिखा गया था। इसी दौरान हम जुनून को देखते हैं जो ताइपेन के साथ घर जा रही है। तब जुनून उसे पूछती है कि क्या वो उनके साथ काम करना जारी रखेगा, जिस पर ताइपेन उसे कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। अगले दिन जुनून जुम को बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे 20 साल पहले लिखे गए आर्टिकल के बारे में बताता है, जिसमें उसने मिडनाइट किलर के 7वें विक्टिम की तस्वीर दिखाई थी। जुम का मानना था कि शायद उसकी बेटी की किडनैपिंग के पीछे इसी विक्टिम के पिता का हाथ है, क्योंकि 20 साल पहले जुम के आर्टिकल की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी और उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप किया था। लेकिन जुनून जुम की बात से सहमत नहीं होती और उसे कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि किसी की अपने के बारे में जुम के लिखे गए आर्टिकल को पढ़ना कैसा होता है। जुनून को जुम का लिखा गया आर्टिकल याद आया, जिसमें उसने उसके पिता के बारे में लिखा था और उनकी भयानक लगी चोटों की तस्वीर दिखाई थी। जुम को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि उसकी लड़की के पिता ने बदला लेने के लिए ही मिजान को निशाना बनाया है। उसका कहना था कि 20 साल पहले जिस लड़की का अपहरण किया गया था वो भी मिजान की तरह केक खरीदने गई थी, और तब वो जुनून को लड़की के पिता का नाम होंग बताता है। उसके बाद जुनून उस आदमी के बारे में छानबीन करने लगती है। उसे पता चलता है कि होंग कुछ ही दिनों पहले घर छोड़कर चला गया है। हालांकि पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब वो उसे ढूंढने हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें पता चला कि आज सुबह उसकी मौत हुई है। इस बीच ताइपेन को दिखाया जाता है। युनवो भी उसके साथ है। वो होंग की बेटी के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है। होंग की बेटी की तस्वीर देखकर उसे पता चला कि उसकी बेटी का कातिल डॉक्योंग है, ना कि पिल्डो। तभी ताइपेन मीजो की तस्वीर दोबारा देखता है
उसे लग रहा है कि मीजान की जान को अभी भी खतरा है, क्योंकि उसके साथ वो हादसा दोबारा कभी भी हो सकता है। दूसरी तरफ जुनून हॉस्पिटल की छत पर बैठकर अपने पिता की तस्वीर से बातें कर रही थी। उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक उनकी दुनिया से चले जाने की वजह से वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए वो रोने लगती है। तभी उसके हाथ से उनकी फोटो छूट गई और उस फोटो को डॉक्योंग पकड़ लेता है, जो कि एक फोरेंसिक डॉक्टर है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। डॉक्योंग अंदाजा लगाता है कि वो यहाँ मीजान की सुरक्षा के लिए रुकी है। दूसरी ओर पुलिस चीफ ताइपेन से खुश नहीं है और टीम लीडर हान पर ताइपेन की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने का आरोप लगाते हैं। पुलिस चीफ कहता है कि अगर ताइपेन को पता है कि पीड़ित कब और कहाँ मरेगा, इसका मतलब या तो वो एक अपराधी है या फिर अपराधी का एक साथी। उसके बाद ताइपेन को मीजान की फोटो देखने पर पता चला कि वो हॉस्पिटल के एक रूम में है और एक आदमी जो फेस मास्क लगाए हुए है वो मीजान को मारने की कोशिश कर रहा है। खुद को बचाने के लिए मीजान उसका मास्क खींच लेती है और तब पता चला कि अपराधी डॉक्योंग था, जो ताइपेन को हमेशा उसके सपनों में दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक निशान भी था। डॉक्योंग ताइपेन से कहता है कि जब तक वो अपने किसी खास इंसान को खो नहीं देता तब तक उसे अलग नहीं हो सकता, और तभी ताइपेन उसके दर्द को समझेगा। तभी ताइपेन घड़ी की ओर देखता है। उसे पता चलता है कि अब ज्यादा समय नहीं बाकी है। वो टीम लीडर हान को बताता है कि जल्द ही मीजान को मार दिया जाएगा और किलर को वो अच्छे से जानता है और वो उससे 20 साल पहले मिला था। इसके बाद हान जुनून को फोन करके बताता है कि ताइपेन ने फिर से मीजान की डेथ होते हुए देखी है और उसे वापस पुलिस स्टेशन आने को कहता है। जुनून कॉल कट करती है और डॉक्योंग को गुड बाय बोलकर वहां से वापस हॉस्पिटल आने लगती है। ताइपेन की टीम लीडर हान को बताया कि वो 20 साल पहले अपने टीचर बेक के साथ अनाथालय जा रहा था, तब वो अपराधी से मिला था। ताइपेन उस आदमी को ढूंढने की इरादा करता है और वो हान को उस अनाथालय का पता लगाने को कहता है, लेकिन पूछने पर पता चला कि वो अनाथालय कब का बंद हो चुका है। जिसके बाद हान उसे पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढना चाहता है। तब ताइपेन ने उसे बताया कि वो उस आदमी की मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने ताइपेन को किडनैप कर लिया था और बाद में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हुआ था, जिसके बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन पुलिस चीफ को ताइपेन की इस भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं, इसीलिए वो उसकी कही बातों को साबित करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद जुनून भी वापस आ गई और वो ताइपेन का टेस्ट लेने पर गुस्सा करती है। हालांकि हान उसे कहता है कि ताइपेन को मीजान की किडनैपिंग के बारे में कैसे पता चला, इसीलिए जुनून ताइपेन के सामने कुछ फोटो लेकर जाती है और उससे उन सभी की मौत का कारण पूछती है। ताइपेन एक एक करके उन सभी की मौत का कारण बता देता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन सभी की मौत के बारे में वो सब पहले से जानते थे। जिसके बाद ताइपेन ने जुनून से पूछा कि उसने उसकी माँ की तस्वीर उसे क्यों दी। तभी ताइपेन उसकी माँ के बारे में बताने लगा और सीन पास में चला जाता है, जहाँ जुनून की माँ एक बिस्तर पर लेटी हुई है और बराबरी में उनके पति भी थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जुनून रखा। उसके तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। ताइपेन की बात सुनकर टीम लीडर हान को एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ कहा वो सच था, क्योंकि वह खुद उसकी माँ की मौत के वक्त उनके पास ही था। ताइपेन बताता है कि उसने इस बार अस्पताल में फिर से मीजान की मौत को देखा है, लेकिन उनका मानना है कि वो कोशिश करे तो इसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस चीफ ताइपेन की बताई गई 20 साल पहले की होप अनाथालय में मिले एक लड़के की कहानी से कंफ्यूज हो गया था। तब उसे 20 साल पहले की घटना याद आती है, जब वो पिल्डो को इंसिडेंट वाली जगह पर ले गया था। वहीं पर पीड़िता को दफनाया गया था। उस वक्त पिल्डो बहुत कंफ्यूज लग रहा था और तभी उसने अपने बेटे डोक्यान को देखा, जिसका उस समय असली नाम हुनू था। उसके बाद पुलिस चीफ ने अनाथालय में जुनून और हुनू को बातें करते हुए भी देखा था। फिर उन्हें याद आया कि 15 साल पहले आग लगने की वजह से हुनू की मौत हो गई थी और उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स भी जल गए थे। उसके सहयोगियों में से एक ने हुनू के शरीर की पहचान भी की थी। हालांकि चीफ को डाउट होने लगा कि क्या हुनू अभी भी जिंदा है। तब उसे 3 साल पहले एक फोन कॉल की याद आई। कॉल पर किसी ने उसे बताया था कि वो हुनू है और उसने कहा था कि हत्या का असली आरोपी पिल्डो नहीं बल्कि किम हेंसू था, जो कि एक पशु आश्रय चलाता था। हुनू ने बताया कि किम हेंसू के घर पर उसे एक रेड बॉक्स में ब्रश मिलेगा।
हालांकि चीफ को उसके घर पर कुछ भी नहीं मिलता। किमसू भी 3 साल पहले गायब हो गया था। किम हेंसू के पड़ोसियों ने बताया कि उसने 3 साल पहले अपना नाम बदल लिया था और उसके बाद से वो गायब है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ताइपेन को डोक्योंग का कॉल आता है। ताइपेन उससे पूछता है कि वो मीजान को क्यों मारना चाहता है, लेकिन उल्टा डोक्योंग उससे पूछता है कि वो उस लड़की को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो सिर्फ उससे एक बार मिला है। जिसके बाद ताइपेन ने उससे पूछा कि आखिरकार वो उसे क्या चाहता है, जिस पर डोक्योंग का कहना था कि वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि ताइपेन अपनी शक्तियों की सच्चाई को देख सके। दूसरी तरफ जुनून को कॉल करके बताता है कि मीजान के पास से जो बाल पाए गए थे उसका डीएनए पिल्डों से मेल खाता है और जो जूते के निशान मिले थे वो भी उसी जूते से मिलते हैं जो पिल्डो ने 20 साल पहले पहने थे। और साथ ही उसे पता चला कि पिल्डो मीजान के अपहरण के दिन जेल में नहीं था, क्योंकि उस दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद जुनून पिल्डो से बात करने के लिए जेल जाती है और अपने साथ ताइपेन को भी लेकर गई। इस बीच मीजान की मां को जुम का मैसेज आता है, जिसने उसे अस्पताल का बिल जमा करने के लिए कार से पर्स लाने को कहा था। और जुआन मीजान को कमरे में अकेला छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे लगा था कि रूम के बाहर गार्ड खड़ा है। उधर जुनून पिल्डो से बात करके कंफर्म करती है कि क्या मीजान के अपहरण के दिन वो हॉस्पिटल में था। हालांकि पिल्डो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था, जिसे देखकर ताइपेन ने कहा कि पिल्डो ने उन लड़कियों को नहीं मारा, क्योंकि उसने 20 साल पहले अपने आखिरी विक्टिम के हत्यारे को देखा था। अस्पताल में मीजान की मां उसके कमरे में वापस आने पर देखती है कि उनकी बेटी मर चुकी है। इधर ताइपेन जुनून को अपराधी का स्केच दिखाता है, जिसे देखकर जुनून उसे बताती है कि ये डोक्योन है और वो उसके साथ काम करता है। जुनून डोक्योन को कॉल करके उसे लोकेशन के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो उसी अस्पताल में मीजान के फ्लोर पर ही है। कुछ ही देर में जुनून और ताइपेन उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर जुनून डोक्योन को ताइपेन से मिलवाती है। डोक्योन पीछे घूमते हुए ताइपेन की आंखों में देखता है और वो दोनों 20 साल पहले बच्चे थे तब मिले थे और उसके बाद आज पहली बार मिले हैं। ताइपेन फिर से डोक्योन की आंखों में उसकी मौत देखता है, जहां वो एक ऊंची बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं। उनके चारों तरफ पुलिस है और उसने ताइपेन पर गन रखी हुई है। जिसके बाद वो कहता है कि जुनून को वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इतना कहकर वो छत से नीचे गिर जाता है। डोक्योंग की बात सुनने के बाद उसे जुनून की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जब ताइपेन ने 20 साल पहले शीशे में खुद की मौत देखी थी, जिसमें वो एक समंदर तट पर है और उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसके पास एक हार है। दूसरी ओर उसके टीचर बेक ने अपना हाथ काट लिया था, जिससे वो बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जुनून भी अपने पिता डोनहो के साथ आई थी। उसके पिता जुनून को वेटिंग एरिया में बिठाकर चले जाते हैं और उसका इंतजार करने को कहते हैं। जुनून ताइपेन के बगल में बैठ जाती है, जो कि सो रहा था। जब जुनून को उसके पिता लेने आते हैं, तब वो ताइपेन के हाथों में लॉलीपॉप थमाकर चली जाती है। जब ताइपेन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके टीचर घर वापस लौट आए हैं। वो पूछता है कि उन्होंने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, जबकि वो जानते थे कि उनकी मौत कैसे होगी, क्योंकि टीचर बेक को भी उसकी मौत के बारे में ठीक उसी तरह पता है जैसे ताइपेन को उसकी मौत का पता था। बेक कहता है अपनी मौत के बारे में जानना दर्दनाक होता है। वो ताइपेन को बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पार्टनर की जान चली गई। बेक ने कहा कि अगर उसे अपने पार्टनर की मौत के बारे में पता होता तो वो उसे बचाने की कोशिश करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोनहो पिल्डो को अपराधी समझकर उसका पीछा कर रहा था और वो दोनों एक गोदाम में पहुंच गए, जहां पिल्डो डोनहो पर हमला कर देता है, जिससे डोनहो की काफी ऊंचाई से गिरने से मौके पर ही मौत हो जाती है। पिल्डो ये देखकर हैरान रह गया। साथ ही पुलिस चीफ भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए और ये सब देखकर वो अपने आपे से बाहर हो गए। जिसके बाद वो पिल्डो को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। तब पिल्डो कंफ्यूज था। उसे लग रहा था कि उसने डोनहो को नहीं मारा। ये सब उसका बेटा हुनो भी देख रहा था। जिस तरह से पुलिस स्टेशन पे उसके पिता के साथ व्यवहार हुआ, ये देखकर वो सदमे में था। जिसके बाद रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी फोटो लेने लगते हैं। उस वक्त जुम भी उसकी फोटो ले रहा था और ये सब देखकर हुनो उदास हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद हुनो की माँ शहर छोड़ने के लिए बस स्टेशन गई। वहाँ उसकी माँ ने उसे कुछ खाना दिया और कहा कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वो हुनो को बस स्टैंड छोड़कर ही अकेले बस में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद हुनो अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिला। हुनो को होप अनाथालय ले जाया गया, जहाँ उसकी मुलाकात जुनून से हुई, क्योंकि जुनून के भी पिता की मौत हो गई थी, इसीलिए उसे भी अनाथालय में ही रहना था।
वहाँ हुनू ने देखा कि जुम जुनून की काफी फोटो ले रहा है और गुस्से में हुनू ने जुम का कैमरा तोड़ दिया और उसे फोटो लेने से मना करता है। जिसके बाद जुनून हुनू का पीछा करती है और उसे थैंक यू कहते हुए उसका नाम पूछती है, लेकिन हुनू उसे कहता है कि उसका कोई नाम नहीं। इसी दौरान टीचर बेक ताइपेन के साथ अनाथालय का दौरा करते हैं और बाकी बच्चों को ताइपेन की क्षमता के बारे में पता चलता है, जहां सभी बच्चे उसे हुनू को देखकर उसकी मौत की भविष्यवाणी करने को कहते हैं। ताइपेन बताता है कि वो पुलिस अधिकारियों के सामने इमारत से गिर जाएगा। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। इस बार ताइपेन दोक्योन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आस्तीन खींचता है। उसके हाथ पर एक चोट का निशान लगा हुआ था जो मीजन ने खुद को बचाते हुए उसे मारा था। दोक्योन कहता है कि क्या जुनून ये साबित करना चाहती है कि वो एक हत्यारा है। तभी ताइपेन चिल्लाकर कहता है कि वो उससे क्या चाहता है। दूसरी तरफ पुलिस चीफ ताइपेन को अकेले बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि क्या ताइपेन को पूरा भरोसा है कि डोक्योंग ही किलर है। ये सुनकर ताइपेन गुस्से में कहता है कि अगर पुलिस चीफ ने उसे तेजी से काम करने दिया होता तो आज मिजान जिंदा होती। वो कहता है कि उन्हें अपराधी के डीएनए को मिजान के नाखून के डीएनए से मिलाना चाहिए ताकि वो कंफर्म हो सके। जिसके बाद वो अपने टीचर बेक के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि वो जुनून की मौत नहीं देख सकता, जबकि वो सब कुछ जानते थे। बेक कहता है कि वो उसकी मौत इसीलिए नहीं देख सका क्योंकि जुनून की मौत का कारण वो खुद ही है। दूसरी तरफ बोंगसू सीसीटीवी फुटेज देखकर चीफ को बताता है कि फुटेज में किसी को उसने कमरे में जाते हुए देखा, लेकिन उसने मास्क पहन रखा था। इसीलिए अपराधी को पकड़ने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है मिजान के नाखून के अंदर पाया गया डीएनए। जिसके बाद पुलिस चीफ दोक्योन से पूछताछ करना शुरू कर देती है। चीफ ने पूछा कि क्या वो होप अनाथालय में हुनू नाम के किसी लड़के को जानता था, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो जानता था, लेकिन सभी बच्चे उसे नहीं जानते थे क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। दोक्योंग से पूछताछ करने के बाद जुनू पुलिस चीफ से पूछती है कि उन्होंने उसे आज तक क्यों नहीं बताया कि जिस लड़के से उसने अनाथालय में दोस्ती की थी वो हुनू था। जिसके बाद चीफ वापस से पूछताछ वाले रूम में जाता है और दोक्योन के कप को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देता है और उसकी जगह नया कप रख देता है। इसके बाद वो जुनून को बुलाकर कहता है कि मिजान के नाखूनों से मिला डीएनए पिल्डो का है और क्योंकि अभी तक उन्हें दोक्योंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जुनून ने चीफ से पूछा कि क्या ये सच है कि पिल्डो ही मिडनाइट किलर है। हालांकि चीफ ने केवल इतना कहा कि पिल्डो की उंगलियों के निशान आखिरी पीड़ित की बॉडी पर मिले थे और सभी पीड़ित कंस्ट्रक्शन साइट पर पाए गए थे जहां पिल्डो काम किया करता था। जिसके बाद जुनून ने फिर से पूछा कि पिल्डो का डीएनए मिजान के नाखूनों में कैसे पाया जा सकता है और क्या उन्हें यकीन है कि पिल्डो ही दोषी है। ये सुनने के बाद चीफ जुनून की बात का कोई जवाब नहीं देते। इधर ताइपेन डोक्योन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है, लेकिन ताइपेन की बात सुनकर वो हंसने लगा। तब ताइपेन ने उसे एक ऑफर दिया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसमें हत्या शामिल नहीं होगी। दोक्योन को लगता है कि शायद ये ऑफर उसकी मौत की भविष्यवाणी को बदल सकती है। दूसरी तरफ मिजान की माँ जुम को हानू के साथ फोन पर बात करते हुए देखती है। वो बताता है कि मिजान के नाखूनों में जो डीएनए मिला है वो पिल्डो का है। तभी मिजान की माँ जुम से फोन छीनकर खुद बात करने लगी। हानू बताता है कि पिल्डो ही मिजान का हत्यारा है और मिजान की हत्या के वक्त वो हॉस्पिटल में ही था। जिसके बाद वो जुम से कहती है कि वो उन सभी को बर्बाद कर देगी जिन्होंने भी उसकी बेटी को मारा है। इस दौरान पिल्डो इलाज के लिए फिर से हॉस्पिटल आता है और दूसरी तरफ पुलिस चीफ जेल जाता है, जहां वो पिल्डो की सेल से उसका टूथब्रश ले लेता है और उसे फॉरेंसिक लैब में लाकर उसके डीएनए को दोक्योंग के कप से मिले डीएनए से मैच करवाता है। अगले दिन जुनून चीफ से कहती है कि वो उससे कुछ छुपा रहे हैं, जिस पर चीफ बताता है कि शायद डोक्योन ही हुनू है जो कि पिल्डो का बेटा है। साथ ही चीफ ये भी कहता है कि उन्हें कुछ साल पहले एक फोन आया था। उसका मानना है कि वो डोक्योन यानी हुनू ही था और फोन करने वाले ने दावा किया था कि असली हत्यारा किम हेंसू है और गलत व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। चीफ पुलिस अब भी डोंगजू की मौत से परेशान था और उसे अफसोस था कि उसकी गलती की वजह से डोंगजू की जान गई है। जिसके बाद वो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट के लिए हॉस्पिटल आता है, जहां जुनून रिजल्ट लेकर काफी बेताब थी। तभी वो ताइपेन से मिलती है और वो उसे बताता है कि उसने अभी अभी
पिलो की मौत होते हुए देखी है, जिसमें वो एक ऑपरेशन टेबल पर लेटा है और पास में खड़े डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक उन्हें लॉबी से चीखने की आवाज सुनाई दी और देखा कि मीजान की मां ने पिल्डो पर चाकू से हमला कर दिया है और पिल्डो घायल नीचे पड़ा है। जुनून पिल्डो को बचाने के लिए उसके पास गई, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद मीजान की मां को पुलिस कार में ले जाया गया, जहां सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लगते हैं। हालांकि जुम उन सभी को तस्वीरें लेने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर ताइपेन जुनून से कहता है कि पिल्डो की मौत उसकी वजह से नहीं हुई और उसमें जुनून की कोई गलती नहीं। साथ ही बताता है कि डोक्योन ही हुनू है और वो पिल्डो का बेटा है, जबकि ताइपेन पहले से इस बात को जानता था। इधर डोक्योन के सामने उसके टेबल पर पिल्डो की बॉडी रखी है और जुनून उसे कह रही है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो इस केस में लिखेगी ताकि सबको इंसाफ मिल सके। लेकिन डोक्योन उसे कहता है कि वो सब लिखने से कुछ नहीं बदलेगा, जिसका जवाब देते हुए जुनून ने कहा कि जो पीछे रह गए हैं शायद उनकी जिंदगी संवर सके, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जुनून के जाने के बाद डोक्योन रोने लगता है, क्योंकि उसने 20 सालों में पहली बार अपने पिता को छुआ था। अब ताइपेन ब्लैक मार्केट में किसी से मिलने जाता है और कुछ छोटे छोटे कैमरास खरीदता है और एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस भी खरीदता है। इसीलिए दुकानदार उसे ट्रैकर से भरा एक बक्सा देता है जो ज्वेलरी की तरह दिखता था। उस बॉक्स को खोलने पर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें वही हार था जो उसने अपने भविष्य में मरते हुए देखा था। दूसरी तरफ पुलिस चीफ अपने सुपीरियर के सामने कबूल करता है कि उसने पिल्डो के खिलाफ गलत सबूत बनाए थे ताकि वो मिडनाइट किलर जैसा दिखे, जबकि मिडनाइट किलर तो किम हेंसू था और वो 3 साल पहले लापता हो गया था। इसीलिए चीफ के सुपीरियर्स ने उसे पुलिस का सम्मान बनाए रखने के लिए इस बात को कवर करने के लिए कहा। इस बीच ताइपेन कैमरा की मदद से डोक्योन पर नजर रखे हुए था और उसके मदद से उसने डोक्योन के घर का पासवर्ड भी पता कर लिया था। उधर पुलिस स्टेशन में जुनून को बताया गया कि पिल्डो मीजन का कातिल नहीं है। साथ ही चेयरमैन हान ने जुम से पूछा कि उसे क्यों लगता है कि पिल्डो ही दोषी है। तब जुम ने कहा कि उसे एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें पिल्डो का डीएनए मीजान की बॉडी के डीएनए से मैच कर रहा था और वो इस बारे में जानता था। उसके बाद हान ने कहा कि पिल्डो के खिलाफ गलत सबूत गढ़े गए थे। इतना सुनते ही जुम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। उसे तकलीफ में देखकर वो उसे नहीं बता पाता कि पिल्डो निर्दोष था। पुलिस चीफ अपनी टीम के साथ बात करके मामला को सुलझाने का फैसला करती है। उन्होंने डोक्योंग से माफी मांगने का अपना प्लान बनाया और उम्मीद की कि डोक्योंग को मीजान की हत्या के लिए कन्फेशन कराएंगे, जिसके बाद ताइपेन डोक्योंग के घर में घुसकर उसके पूरे घर में कैमरा लगा देता है। इतने में उसे फर्श के नीचे कुछ महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से उस जगह की तलाशी ले पाता, तभी डोक्योंग घर लौट आया। डोक्योंग के घर में आने से पहले ही ताइपेन वहां से भाग जाता है और दूसरी तरफ कार में बैठे जुनून और बाकी लोग चीफ के कोर्ट में छिपे कैमरे से देख रहे थे। चीफ पिल्डो के खिलाफ सबूतों को गलत साबित करने के लिए डोक्योंग से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है और बताता है कि उस समय डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए उसने फॉरेंसिक लैब से बात करके झूठी रिपोर्ट बनवा दी थी। चीफ कहता है कि वो इस गलती के लिए पिल्डो के खिलाफ सबूतों को खत्म कर देगा और साथ ही जनता से माफी भी मांगेगा अगर डोक्योंग मीजान की हत्या का आरोप खुद पर ले ले। तभी अचानक डोक्योंग चीफ के कोट में छिपे कैमरा निकाल लेता है और कैमरे में देखकर जुनून से पूछता है कि क्या यही है गलतियों को मिटाने और सभी के साथ इंसाफ करने का तरीका। उसके बाद चीफ ने उससे कहा कि उन्हें 20 साल पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। कुछ ही देर बाद ताइपेन कैमरा की मदद से देखता है कि डोक्योंग बेसमेंट पे बने सीक्रेट रूम में जा रहा है। उसके बाद ताइपेन जुनून से अकेले में बात करने लगा। ताइपेन कहता है कि वो कोरिया मास्टर बेग की वजह से वापस आया था, क्योंकि उसने सुना था कि उसकी तरह ही मास्टर बेग भी मौत को देख सकते हैं, लेकिन तब तक उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ताइपेन जुनून को एक हार देता है और बताता है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। साथ ही बताया कि उसने भविष्य में मरते हुए खुद को इस हार को पकड़े हुए देखा था, इसीलिए वो जुनून को हार देते हुए कहता है कि वो इसे कभी वापस ना करे। उधर मीजान के अंतिम संस्कार में जुम अपनी पत्नी को बताता है कि पिल्डो ने मीजान को नहीं मारा और वो असली हथियारों को खोजने की कसम खाता है। इसी दौरान हम डोक्योंग को देखते हैं, जिसने केन्वो से अब अपनी नई पहचान बनवा ली थी। ताइपेन डोक्योंग को फोन करके बताता है कि अगर वो चाहे तो उसकी मौत को बदल सकता है
और साथ ही कहा कि उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हत्यारा बने। अगले दिन ताइपेन चुपचाप डोक्योंग के घर में घुस जाता है और सीधा सीक्रेट रूम में पहुंचता है। वहां उसने एक आदमी को देखा जिसे डोक्योंग ने बंदी बनाकर रखा था। ठीक से देखने पर उसे पता चला कि वो किम हेंसू था, जिसे मिडनाइट किलर कहा जाता है, और वो 3 साल से लापता था। किम हेंसू ने ताइपेन को कमरे के कोने में जाने के लिए कहा क्योंकि डोक्योंग ने वहां एक कैमरा लगा रखा था। दूसरी तरफ डोक्योंग केज की फुटेज देखते ही जल्दी से घर वापस आने लगता है और इधर ताइपेन जैसे ही डोक्योंग की वापसी का एहसास हुआ वो तुरंत वहीं छुप जाता है और पुलिस को किम हेंसू के बारे में नहीं बताने का फैसला करता है। कुछ देर बाद जब डोक्योंग घर पहुंच जाता है तो जुनून उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों लिविंग रूम जाते हैं और डोक्योंग के पिता के बारे में बातें करने लगते हैं। जुनून डोक्योंग से कहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन डोक्योंग ये स्वीकार करने से इनकार कर देता है कि उसने मीजान को मारा है। जिसके बाद जुनून सीधा ताइपेन के पास जाती है और मिलने के बाद ताइपेन उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। घर जाते हुए जुनून को बताया कि डोक्योंग ने अपने बेसमेंट में किम हेंसू को किडनैप कर रखा है। साथ ही उसने जुनून को वीडियो रिकॉर्ड करने और इस जांच में आगे दखलंदाजी न करने के लिए कहा, लेकिन जुनून पुलिस चीफ को इसकी खबर दे देती है और वो उनकी बात मानकर डोक्योंग के घर की तलाशी लेने के लिए सहमत हुए और कुछ अधिकारियों को डोक्योंग के घर पर भेजा। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके बाद चीफ ने जुनून को डांट लगाई। इसके बाद जुनून टीचर बेक से मिलने जाती है, जिन्होंने ताइपेन की चमत्कारी दृष्टि के बारे में बताया था और साथ ही बताया कि वह क्यों उसकी मौत नहीं देख सकता। इस बीच ताइपेन को जीपीएस ट्रैकर की मदद से डोक्योंग की बोट मिलती है, लेकिन तभी डोक्योंग का ताइपेन को फोन आता है और कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां डोक्योंग ने ताइपेन के द्वारा उसके घर में लगाए गए सभी कैमरास ढूंढ निकाले हैं और वो अब ताइपेन से फोन पर कहता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ताइपेन डोक्योंग के घर पहुंचता है और देखता है कि वहां कोई भी कैमरा नहीं लगे और दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ है जिस पर लिखा है कि वो इन सब के लिए बहुत पछताएगा। इसके बाद ताइपेन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पूछता है कि जुनून कहाँ है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो सभी जुनून को ही ढूंढ रहे हैं। तभी यानवो ताइपेन को कॉल करके बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे घर आने के लिए कहती है। घर पहुंचने पर भी ताइपेन अब भी यही कह रहा था कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने ही डोक्योंग के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अचानक उस रात ताइपेन को एक जीपीएस के कोऑर्डिनेशन आते हैं, जिसके बाद वो तुरंत वहां से कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि वहां जुनून होगी। उसके बाद हम डोक्योंग को देखते हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन बनकर ताइपेन के घर आता है। टीचर बेक उससे पूछता है कि वो कौन है और उसके लिए गेट खोलते हैं। उधर ताइपेन जीपीएस वाले लोकेशन पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने पर देखता है कि जुनून बीच पर अकेली टहल रही थी, जिसे देखकर उसे राहत मिलती है। जुनून उसे बताती है कि वो टीचर बेक से मिली थी। उन्होंने उसे कहा है कि उसकी मौत ताइपेन के कारण होगी, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट करती है कि उसकी वजह से ही ताइपेन इस झंझट पर पड़ा। भले ही ताइपेन इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था। ताइपेन उसे कहता है कि इसे इन सब बातों पर ध्यान न देकर इस पल को अच्छे से जीना चाहिए और आखिरकार वो जुनून से अपने दिल की बात कहता है कि वो उसे पसंद करता है। उधर डोक्योंग टीचर बेक से भिड़ जाता है और कहता है कि वो उन लोगों से तंग आ चुका है जो मौत को देख सकते हैं। टीचर बेक उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो चाहे तो डोक्योंग का अंत बदल सकता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद युनवो जब घर वापस लौटी, वो टीचर को बाथ टब में मरा हुआ और खून में लथपथ देखकर चौंक जाती है। थोड़ी ही देर बाद ताइपेन और जुनून भी घर पहुंचते हैं। ताइपेन को विश्वास नहीं हो रहा कि उसके गुरु की मौत का कारण आत्महत्या कैसे हो सकता है। अगला सीन दिखाया जाता है कि डोक्योंग घायल हो गया है और घर पहुंचने के बाद वो अपने घाव की पट्टी करता है। इस बीच जुम उसका पीछा करने के बाद डोक्योंग को उसके घर के बाहर से देख रहा था, जिसके बाद वो अपने एक साथी को फोन करके उसे डोक्योंग और हुनु के जांच पड़ताल के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ताइपेन बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे अपने टीचर की तस्वीर नहीं मिल रही। युनवो बताती है कि टीचर ने जानबूझकर अपनी सारी तस्वीरें जला दी थी ताकि ताइपेन उनकी मौत ना देख सके। युनवो इस बात के लिए उसे माफी मांगता है, लेकिन ताइपेन इस बात से और ज्यादा नाराज हो जाता है कि सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ कैद नहीं हुआ। इस बीच डोक्योंग टीचर की ऑटोप्सी करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां वो टीचर बेक के करीबी दोस्त किम से मिलता है, जो कि एक ऑटोप्सी एक्सपर्ट है। डोक्योंग उनसे कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि वो उनके साथ ऑटोप्सी करने में उनका साथ देगा। मिस्टर किम के जाने के बाद ताइपेन डोक्योंग से मिला
और डॉक्योन ने कहा कि अगर ऑटोप्सी का रिजल्ट आत्महत्या निकला तो ताइपेन को खुद पर शर्म आनी चाहिए, जिस पर ताइपेन उसे बताता है टीचर बेक ने ही होप अनाथालय में डोक्योंग का सारा खर्च उठाया था। ये सुनने के बाद डोक्योंग शॉक रह जाता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ डोक्योन ने टीचर बेक को बाथटब में डाल दिया था और उन्हें तकलीफ दे रहा था और कहता है कि उनकी मौत का कारण ताइपेन है। टीचर उसे कहता है कि वो कभी भी अपनी मौत का रहस्य नहीं जान पाएगा। ये सुनने के बाद डोक्योन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो टीचर बेक को जान से मार देता है। वापस से सीन प्रेजेंट में आता है जहां डॉक्टर किम ने ताइपेन और पुलिस को बताया कि इसको कंफर्म करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं कि टीचर बेक की हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर डोक्योंग बच निकला। घर पर ताइपेन अपने टीचर का लिखा एक लेटर पढ़ रहा है जिसमें लिखा है कि जो हुआ उसमें ताइपेन की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जिसे पढ़ने के बाद ताइपेन रोने लगा। बेक के अंतिम संस्कार में युनवो ने जुनून से बात करते हुए उसे बताया कि टीचर ने जानबूझकर अपनी तस्वीरें नष्ट कर दी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ताइपेन को उनकी मौत के बारे में पता चले। इस बीच जुम बेक के अंतिम संस्कार में आया था। तभी उसे उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे बताता है कि डोक्योंग ही पिल्डो का बेटा है और वो ही हुनु भी है। तभी जुम पलट कर देखता है कि डोक्योंग ठीक उसके पीछे खड़ा है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। अगले दिन जुम जब सोकर उठा तो उसने देखा कि वो किसी तहखाने में बंद है और उसी तहखाने में किम हेंसू भी बंद था। डोक्योंग उसे बताता है कि उसके पिता मिडनाइट किलर नहीं थे बल्कि वही आदमी जो उसके बगल में बराबरी में बंद है। दूसरी तरफ ताइपेन ने उस लेडी की तस्वीर देखी जिसे बेक प्यार करते थे और उसने युनवो से कहा कि क्या वो इस लेडी के परिवार को ढूंढ सकता है, शायद उनके पास टीचर बेक की कोई तस्वीर हो। जिसके बाद ताइपेन उस लेडी की बहन से मिलता है जिससे टीचर बेक प्यार करते थे, जिनका नाम मिसेस ली होता है। ताइपेन मिसेस ली को बताता है कि उनकी बहन की मौत पर टीचर बेक ने अफसोस जाहिर किया था। जिसके बाद उसने मिसेस ली से पूछा कि क्या उनके पास टीचर बेक की कोई तस्वीर है, लेकिन ली उनसे कहती है कि क्या वो भी किसी की भी मौत को देख सकता है। जिस पर ताइपेन ने उन्हें सड़क पार करते समय सावधान रहने के लिए कहा और ली वहां से उठकर चली जाती है। ली सड़क के किनारे खड़ी थी और उसे ताइपेन की बताई हुई बात याद आती है जिससे उसकी जान एक दुर्घटना में बच जाती है। इधर जुनून को यकीन हो गया था कि बेक की मौत से डोक्योंग का कुछ तो लेना देना था। जिसके बाद पूरी पुलिस टीम टीचर बेक के घर में कैमरा तलाश करती है जिसे डोक्योंग ने ताइपेन की जासूसी करने के लिए लगाया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद जुनून खुद एक जासूस के रूप में टीचर बेक की मौत को इमेजिन करती है। उसे लगता है कि बेक की हत्या करते समय डोक्योंग को कुछ चोटें जरूर आई होगी, जिसके बाद उसने सिंक में घाव को साफ किया होगा। लेकिन जुनून ने सिंक के नीचे देखा तो वहां खून का कोई निशान नहीं था। फिर उसने सिंक का पाइप खोलकर देखा तो वो भी बिल्कुल साफ था। तभी हम देखते हैं कि ताइपेन एक चर्च में बैठा है और उसके पास टीचर बेक की माँ का मैसेज आता है जिसमें उसने बेक की एक लेडी के साथ फोटो भेजी है जिससे वो प्यार करते थे। उस फोटो से ताइपेन ने देखा कि डोक्योंग ने ही टीचर बेक को मारा है। अब ताइपेन सीधा घर जाता है और बाथरूम में उसे डोक्योंग का लगाया हुआ कैमरा मिला। उसने डोक्योंग को जानबूझकर पाइप से सारा खून गिराकर दिखाया जो कि डोक्योंग को दोषी साबित करने का सबूत था। जिसके बाद ताइपेन डोक्योंग के लगाए सारे सीसीटीवी कैमरे को नष्ट कर देता है क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि डोक्योंग ने ही बेक को मारा है। और दूसरी तरफ डोक्योंग ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले दिन जब युनवो को पता चला कि ताइपेन पुलिस टीम के साथ फील्ड वर्क कर रहा है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ताइपेन का कहना है कि उसे पुलिस स्टेशन में अपने दुश्मनों के बारे में जानना है। अब पुलिस टीम उन चीज़ों पर बात करती है जो कि उन्हें पता होती है, लेकिन उनके पास डोक्योंग, जुम और किम हेंसू के बीच में कोई सबूत नहीं थे। तभी ताइपेन ने उन सभी की तस्वीरें दीवार पर देखी। जुम की फोटो देखकर उसे पता चला कि जुम के शरीर के चारों ओर बॉम्ब लपटे होंगे और वो पुलिस स्टेशन में ही फट जाएगा और उसके साथ साथ पुलिस चीफ सहित पूरी टीम भी मारी जाएगी। लेकिन वो सोचने लगता है कि जब विस्फोट होगा उस वक्त जुनून कहाँ होगी। इस बीच जुम किम हेंसू से बात कर रहा था। जुम का मानना था कि पिल्डो ही मिडनाइट किलर है क्योंकि ज्यादातर विक्टिम उसके काम करने की जगह पर पाए गए थे। किम हेंसू हंसते हुए कहता है कि वो पिल्डो के काम करने की जगह पर उसके पहुंचने से पहले ही वहां पीड़ितों का बटुआ जानबूझकर रखता था ताकि पिल्डो उसे ढूंढ सके। पिल्डो बटुए से पैसे निकालकर पीड़िता के आईडी कार्ड को वहीं फेंक देता था, लेकिन उसे ये नहीं पता होता था कि आईडी कार्ड पर उसका डीएनए रह गया है और इसी वजह से पुलिस को जब भी पीड़िता की आइडेंटिटी कार्ड मिला तो उस पर पिल्डो का डीएनए मैच कर जाता था।
हेंसू बताता है कि हॉस्पिटल में जिस महिला की हत्या हुई थी वो भी उसी ने की थी और उसके रूम का पता उसे जुम के आर्टिकल से मिला था। हेंसू उसे ये भी बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को टॉर्चर किया था। साथ ही कहा कि डोक्योंग ने उसकी बेटी को ठीक वैसे ही मारा जैसे उसने 7वें विक्टिम को मारा था, और कहा कि उसकी बेटी की मौत के लिए उसकी खुद की गलतियां ही जिम्मेदार है। बेटी की मौत के बारे में सुनने के बाद जुम को गुस्सा आ जाता है। इस बीच ताइपेन हत्यारे को सामने लाने के लिए उन सभी को तरीका बताता है, जिस पर पुलिस चीफ भी अपने पास्ट में किए गलत कामों के बारे में सच्चाई बताने के लिए सहमत हो जाते हैं और जनता के सामने माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन ये खबर वायरल हो गई कि किम हेंसू ही मिडनाइट किलर है। इस बीच डोक्योन को एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि उसे एक बार मीजान की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस बात के लिए डोक्योंग को उसके बॉस ने ऑफिस में बुलाया। ताइपेन वहां पहले से मौजूद था और उसके बॉस ने उसे अपनी पिछली गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताने के लिए नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद लिफ्ट में जाते हुए ताइपेन डोक्योंग से कहता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, जिस पर डोक्योंग ने कहा कि वो खुद तय करेगा कि वो कैसे मरेगा। ताइपेन ने वादा किया कि डोक्योंग का जीवन अब आसान नहीं होगा। लिफ्ट से निकलने के बाद डोक्योंग को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, जबकि ताइपेन उसे नजरअंदाज करते हुए एक सुकून भरी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। दूसरी तरफ चीफ ने पिल्डो के खिलाफ गढ़े गए सारे सबूतों के लिए माफी मांगते हुए कहा कि पिल्डो को उस अपराध के लिए जेल में डाला गया था जो उसने कभी किया ही नहीं था। जैसे ही चीफ वहां से जाने लगा तब ताइपेन उनके पास आता है और कहा कि वो जुनून की मदद करे। चीफ ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन ताइपेन कहता है कि उन्हें समय आने पर पता चल जाएगा। अगले दिन रिपोर्टर्स डोक्योंग के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स हांगू ने रिपोर्टर्स यी को बताया कि जब डोक्योंग का खाना खत्म हो जाएगा तो वो घर से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो कहता है कि बाकी लोगों को भी जल्द पता चल जाएगा कि डोक्योंग ही पिल्डो का बेटा है और उसका असली नाम हुनू है। उधर डोक्योंग बेसमेंट के रास्ते घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो पत्रकारों की नजर में ना आ सके, जिसके बाद वो जुनू का पीछा करने लगा। हालांकि जुनू को एहसास हो गया था कि डोक्योंग उसका पीछा कर रहा है। तभी सीन पास्ट में जाता है जब डोक्योंग को जुनून से प्यार हो गया था। उस वक्त डोक्योंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे पुलिस अधिकारी के रूप में देखेगा। उस रात डोक्योंग को स्टोरेज रूम में एक लाल बक्से में कुछ सबूत मिले, लेकिन तभी वहाँ किम हेंसू उस पर हमला कर देता है, लेकिन उल्टा डोक्योंग ही उस पर भारी पड़ जाता है। वापस से हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ डोक्योंग जुनून को अपने पिता की कब्र पर देखता है। तभी ताइपेन कुछ फूल लेकर उसके पास आया, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ताइपेन उसे कहता है कि वो एक साथ घर चल सकते हैं। ये सब देखकर डोक्योंग वहां से चला गया, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। घर पहुंचने पर ताइपेन को पता चला कि डोक्योंग के घर का कोड 1109 है, जो कि जुनून के पिता की मौत का दिन है। तब ताइपेन को एहसास हुआ कि डोक्योंग जुनून को पसंद करता है। इसके अलावा उसने डोक्योंग को घर के बाहर छाया में इंतजार करते हुए भी देखा। ताइपेन ने उसे कहा कि अब उसके पास उसे मारने के बहुत सारी वजह है और वह ऐसा करने के लिए तैयार है। वो जुनून को बचाने के लिए उसे मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा वो उसे कहता है कि भविष्य में डोक्योंग ही जुनून को मारेगा, इसीलिए वो उसे जुनून से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हांगू और ये ने बताया कि जुम गायब हो गया है। वो बताते हैं कि जुम टीचर बेक की मौत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि डोक्योंग पिल्डो का बेटा है। ये सुनने के बाद जुनून उनसे कहती है जुम को ढूंढने के लिए उन्हें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तभी जुनून को डोक्योंग का कॉल आता है। वो कहता है कि वो खुद को सरेंडर करना चाहता है, जिसके बाद टीम ने डोक्योंग और उसके पिल्डो से रिश्ते के बारे में एक खबर देखी, जिसके बाद डोक्योंग को पूछताछ के लिए लाया गया, जहां ताइपेन डोक्योंग से कहता है कि अगर वो अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उसकी मौत बदल जाएगी। जिसके बाद डोक्योंग बताता है कि वो जियो पिल्डो का बेटा है और उसका नाम हुनू है। इसके अलावा वो एक्सेप्ट करता है कि उसने असली डोक्योंग के साथ साथ जुम की बेटी और मास्टर बेक को मारा है और उनको एक फ्लैश ड्राइव देता है। डिटेक्टिव टीम फ्लैश ड्राइव की जांच करती है और देखती है कि ताइपेन पाइप में खून फेंक रहा है। दूसरी तरफ टीम लीडर हान को याद आता है कि ताइपेन ने उसे बताया था कि वो सभी बम फटने से मारे जाएंगे। ताइपेन के रूम में एंटर होते ही जुनून ने अपनी मौत के बारे में पूछा, जिस पे ताइपेन बताता है कि वो सब बम फटने से मारे जाएंगे। जिसके बाद टीम लीडर हान और उनकी टीम डोक्योंग के घर जाते हैं। वहां उन्हें लाल बक्सा मिलता है, जिसमें मिडनाइट किलर या किम हांसू ने पीड़ित के बाल रखे थे।
इस दौरान किम हेंसू और जुम को दिखाया जाता है जो सुनसान जगह में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किम हेंसू जुम से कहता है कि अगर वो अंदर रहेंगे तो वो दोनों मारे जाएंगे, लेकिन जुम कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं। अगले दिन जुनून डोक्योंग से पूछती है कि उसने किम हेंसू और जुम को कहाँ छुपाया है, जिसका जवाब देते हुए वो उन्हें 3 शर्त मानने को कहता है। डोक्योंग कहता है कि उसे भी पुलिस ऑफिसर के साथ किम हेंसू और जुम के पास ले जाना होगा, लेकिन वहाँ कोई भी मीडिया रिपोर्टर नहीं होना चाहिए और साथ ही ताइपेन को भी वहाँ आना होगा। वहीं दूसरी तरफ किम हेंसू जुम को खोल देता है और उसे डोक्योंग को मारने के लिए कहता है, लेकिन जुम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। किम हेंसू उसे जगाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस बीच डोक्योंग बाकी पुलिस टीम के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां उसने किम हेंसू और जुम को बांधा था। उस जगह पुलिस ऑफिसर में से एक डोक्योंग की सुरक्षा के लिए पीछे रहता है। इस बीच जुनून और बाकी टीम उसके ठिकाने की तलाशी में निकल जाते हैं। पूरी टीम जुम का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जुम को होश आ गया और तुरंत उठते ही वो किम हेंसू का गला घोटने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि डोक्योंग ने एक पागल आदमी को मारने के बजाय उसे बांध कर क्यों रखा। जुम चाहता है किम हेंसू को अपनी सभी गलतियों के लिए जेल में सड़कर भुगतान करना पड़े, इसीलिए जुम ने किम हेंसू को खोल दिया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। तभी किम हेंसू ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। इस बीच डोक्योंग ने एक पुलिस ऑफिसर को अपने कब्जे में कर रखा था। हालांकि ताइपेन उसे ऑफिसर के बदले में खुद को उसके साथ ले चलने को कहता है। किम हेंसू जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। तभी चेयरमैन यांग रिपोर्ट करता है कि डोक्योंग और ताइपेन भी वहां से भाग चुके हैं और उन्हें ट्रैक भी किया गया है। जिसके बाद डोक्योंग को दिखाया जाता है जो ताइपेन से कह रहा है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि जुनून की मौत नहीं बदल सकती। डोक्योंग का मानना था कि अगर ताइपेन मर जाता है तो जुनून की मौत बदल जाएगी। जिसके बाद वो ताइपेन को जुनून की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसकी मौत बदलेगी। ताइपेन जुनून की तस्वीर ठीक से देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि जुनून की मौत कैसे होगी। इस दौरान जुनून को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो तुरंत ताइपेन को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक ताइपेन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। उसे लगता है कि ऐसा करने पर उसे डोक्योंग से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही जुनून की मौत का भाग्य भी बदल जाएगा। और जुनून के ताइपेन के पास पहुंचने से पहले ही कार में विस्फोट हो जाता है और कार पानी में जा गिरती है। जिसके बाद ताइपेन को कार से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया और थोड़ी देर बाद पता चला कि ताइपेन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर जुनून ने राहत की सांस ली, लेकिन ताइपेन की हालत अभी भी बहुत खराब थी। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है। इस बीच पुलिस चीफ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने नदी से उस कार को निकाला है जहां विस्फोट हुआ था, लेकिन उन्हें डोक्योंग कहीं नहीं मिलता। उधर डिटेक्टिव हान ने किम हेंसू से पूछताछ की, लेकिन वो अभी भी बेकसूर होने का नाटक कर रहा था। डोक्योंग को ढूंढते हुए पुलिस चीफ और उसकी टीम को एक ऐसा घर मिला जिसमें तोड़फोड़ की गई थी और घर की नौकरानी गायब थी। जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो टूटे हुए शीशे के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि घर से थोड़ी दूर ही डोक्योंग ने एक कार में मिसेस न्यू नाम की एक नौकरानी को बंधक बना लिया था। डोक्योंग अपने बंधक को अपने साथ वापस घर ले आता है और वो उसे तहखाने में बंद कर देता है और उसे खाना खिलाता है। डोक्योंग ने महिला को बताया कि वो उसे मारना चाहता था, लेकिन अचानक पुलिस उसके घर पर पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। इसीलिए वो शोर को कम करने के लिए उस महिला का मुंह बंद कर देता है। जुनून उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन वो उन्हें नहीं ढूंढ पाती। तब पुलिस चीफ जुनून को डोक्योंग के द्वारा चुराई गई कार के बारे में बताता है। पुलिस के जाने के बाद डोक्योंग उस लेडी के चेहरे से अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि सांस न आने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर डोक्योंग तुरंत रोने लगा, क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी पुलिस को पता चला कि डोक्योंग की बायोलॉजिकल माँ चिन्हू वापस लौट आई है। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है, जहाँ उसने कबूल किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को सालों तक यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस ने डोक्योंग को गिरफ्तार करने के लिए उसकी माँ से मदद मांगी, जिसके बाद जुनून ने मीडिया के सामने उन्हें सच लिखने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उनके साथ डोक्योंग परिवार का एक व्यक्ति है जो ये साबित कर सकता है कि डोक्योंग कौन है, और साथ ही उसने बताया कि वो व्यक्ति डोक्योंग की बायोलॉजिकल माँ है और वो अपने पति पिल्डो के लिए अंतिम संस्कार आयोजित करना चाहती है। हालांकि ये एक चाल थी जिससे कि वो डोक्योंग को लुभाकर अंतिम संस्कार में आने और अपनी माँ से मिलने के लिए बुलाना चाहते थे। अंतिम संस्कार के दिन वहाँ एक ब्लैक कार दिखाई देती है जिसे पुलिस तुरंत घेर लेती है,
लेकिन कार में डोक्योंग नहीं था। कार ड्राइवर बताता है कि डोक्योंग ने उसे इस गाड़ी को चलाने के लिए पैसे दिए थे और कार की डिक्की में जुनून के लिए एक गिफ्ट है। डिक्की खोलने पर उन्हें मिसेस न्यू की बॉडी मिलती है। तभी जुनून के पास डोक्योंग का कॉल आता है और वो कहता है कि वो कभी भी उनके बिछाए जाल में नहीं फंसने वाला। जिसके बाद डोक्योंग तेपियन के रूम में जाता है जहां उसका इलाज किया जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ताइपेन ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला क्यों किया, खासकर जुनून के लिए ही क्यों। इतना सोचने के बाद उसने ताइपेन की लाइफ सपोर्टिंग मशीन बंद कर दी। कुछ ही देर बाद यूनो वहां आई और उसके लाइफ सपोर्टिंग मशीन को बंद देखकर घबरा गई और बुरी तरह चिल्लाने लगी। जब जुनून अस्पताल पहुंची तो ताइपेन का बिस्तर खाली था। वो घबरा जाती है, लेकिन तभी वो ताइपेन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो अभी भी जिंदा है और युनवो भी उसके साथ है। उधर डोक्योन की माँ चिन्हो वापस लौटने के लिए हवाई अड्डे पहुंच जाती है, लेकिन तभी डोक्योन उसके पास जाता है और उस वक्त भी वो अपनी माँ से बहुत नाराज था। इसीलिए वो उनसे कहता है कि वो जीवन भर कष्ट सहती रहेगी। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव टीम ताइपेन से मिलने के लिए इकट्ठा होती है। ताइपेन उन्हें घूर कर देख रहा था, लेकिन वो उनकी मौत देख नहीं पाता। वो सोच रहा था कि क्या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है या तो वो उसकी वजह से मारे जाएंगे। तभी युनवो ने उसे ये पता लगाने के लिए मुलाकात की कि क्या ताइपेन ने डोक्योंग को मारने के लिए बम का इस्तेमाल किया था, जिस पर ताइपेन उसे बताता है कि उसके हिसाब से डोक्योंग से निपटने का ये एकमात्र तरीका था। ताइपेन ने युनवो को बताया कि उसने जानबूझकर डोक्योंग के खिलाफ सभी सबूतों को खत्म कर दिए थे ताकि वो डोक्योंग को अपने हाथों से मार सके। इसके बाद वो डिटेक्टिव्स को बताता है कि भविष्य में सारे डिटेक्टिव्स बॉम्ब फटने की वजह से मारे जाएंगे। ऑफिसर ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो सब मारे जाएंगे, लेकिन ताइपेन इस बार चुप हो जाता है। जिसके बाद जुनून ताइपेन से मिलने के लिए जेल आई। ताइपेन कहता है कि उसने पुलिस चीफ के लिए विस्फोट के बारे में कुछ लिखा है और उम्मीद करता है कि इससे डोक्योंग को पकड़ने में मदद मिलेगी। इस बीच डोक्योंग अपने पिता की कब्र पर उनसे मिलने जाता है और देर से आने के लिए उनसे माफी मांगता है। इस दौरान जुनून और यान पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और टीम को बताते हैं कि ताइपेन को बम विस्फोट के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी कि ताइपेन ने टीचर बेक की मौत से रिलेटेड सारे सबूतों को खत्म कर दिए। येन चीफ को एक लेटर देती है जिसमें ताइपेन ने विस्फोट के बारे में लिखा था, जिसमें वो सभी मारे जाएंगे। जुनून ने चीफ को बताया कि उसकी टीम को खत्म करने के लिए जुम को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच डोक्योंग ने विस्फोट की घटना के बारे में न्यूज पढ़ी, जिससे वो ये जानकर शॉक रह गया कि ताइपेन अभी भी जिंदा है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पे सभी लोग डोक्योंग की मां को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि डोक्योंग ने उनसे हवाई अड्डे पर आकर मुलाकात की और ये भी कि वो कुछ गलत करने की फिराक में है। तभी डिटेक्टिव यांग वहां आता है और डोक्योंग के बारे में बात न करके डिटेक्टिव हैन की प्रमोशन के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद वो डिटेक्टिव हैन को बताता है कि विस्फोट इवेंट के दौरान होगा और जब वो लोग इवेंट की तैयारी कर रहे थे उस वक्त उन्हें एक ऐसा बैनर मिला जिसमें बिल्कुल वही शब्द लिखे थे जैसा कि ताइपेन ने अपने लेटर में जिक्र किया था। इससे डिटेक्टिव हान और बाकी सभी लोगों को ताइपेन की कही बातों पर पूरी तरह विश्वास हो गया और भविष्य बदलने की कोशिश करने के लिए वो सभी एकजुट होकर काम करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ डोक्योंग रिपोर्टर यी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। इधर पुलिस कमिश्नर्स की हाई लेवल मीटिंग में ये तय होता है कि अगर प्रमोशन के दिन बम फटने की घटना की ज्यादा चांसेस है तो उन्हें उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। मीटिंग के दौरान डिटेक्टिव यांग ने कहा कि प्रमोशन वाले दिन उनके पास एक बम डिटेक्ट करने वाली टीम होगी जिसे फोटोग्राफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसी दौरान जुनून को पता चला कि बम बनाने वाली कंपनी जे ने एक ग्राहक के लिए बम बनाया है। जुनून ने ईमेल और बम की तस्वीर मांगी। उस वक्त ताइपेन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। तब जुनून को बम की तस्वीर मिली, जिसे देखकर ताइपेन ने बताया कि ये वही बम है जो उसने देखा था और उसका मानना है कि डोक्योंग ने यही बम खरीदी होगी। तभी ताइपेन खुद को दोषी मानने लगता है क्योंकि ताइपेन ने खुद पर विस्फोट किया था और उसे देखकर ही डोक्योंग को भी ऐसा करने का आइडिया आया होगा। जुनून कहती है कि वो जे कंपनी को बम देने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे। तभी उसे पता चलता है कि डोक्योंग ने जे के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। जिसके बाद सारी टीम एक साथ जे को ढूंढने के लिए लग जाती है। डिटेक्टिव हान जे के पास से गुजरता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। इस बीच डिटेक्टिव यांगसू को कोरियर ढूंढने के लिए भेजा गया जिसमें बम डिलीवर किया जा रहा था। तभी जे पुलिस को अपने करीब आता देखकर डर जाता है और डोक्योंग को मैसेज करके उसे पुलिस की रिपोर्ट करने का आरोप लगाता है। डोक्योंग कहता है कि उसने बम के लिए उसे पे किया था
और अब उसे उसके बताए गए टाइम बम मिल जाना चाहिए। जिसके बाद जे ने उससे कहा कि वो बॉम्ब को एक जगह पर छोड़ देगा जहां से उसे खुद वो रिसीव करना होगा। जे बॉम्ब को एक लॉकर में रख देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस उसका पीछा करने लगी। ताइपेन और जुनून दोनों अलग अलग डायरेक्शन से उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं। जे ने दावा किया कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उसके मोबाइल फोन की जांच करने पर डोक्योन के द्वारा भेजे एक मैसेज में बम की लोकेशन के बारे में लिखा था, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक बम गायब हो गया था। तभी ताइपेन के पास डोक्योन का एक फोन आया जिसमें उसने बताया कि उसके पास बॉम्ब है। ताइपेन तुरंत सड़क पर डोक्योन को ढूंढने लगा। उसने डोक्योन को सड़क की दूसरी तरफ देखा, इसीलिए उसे मारने के लिए उस पर चिल्लाया, लेकिन डोक्योन ने जवाब दिया कि उन्हें एक साथ होना चाहिए। वो ताइपेन को ये कहकर ताना मारता है कि तुम अकेले रह जाओगे और सभी की मौत उसकी गलती की वजह से होगी। उसके बाद डोक्योन वहां से चला गया। जब जुम घर से बाहर निकला तो उसने रिपोर्टर यी को रोते हुए देखा। वो यी को बॉम्ब जैकेट पहने हुए देखकर हैरान रह जाता है और उससे माफी मांगते हुए हथकड़ी लगाता है। दूसरी तरफ जे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसे पूछताछ के लिए पूरी टीम डिटेक्टिव यांग के साथ शामिल हो गई और जे को भी उस इवेंट में शामिल करने के लिए कहते हैं जहां बम विस्फोट होगा। इस बीच डोक्योन की माँ अपने बेटे की घर की सफाई कर रही है, जहां पे उसे एक डायरी मिली जिसे डोक्योन ने तेपेन को देने के लिए कहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ने जुनून को कॉल करके बताया कि डोक्योन के फोन का पता लगाना मुश्किल है, जिसके कुछ देर बाद ही डोक्योन ने जुनून से मिलने के लिए उसे लोकेशन भेजी। जुनून डोक्योन की बताई गई लोकेशन पर पहुंच गई और उसका इंतजार करने लगी, लेकिन डोक्योन उसको दूर से देख रहा था और उसे कॉल करके ट्रैफिक में फंसने के बारे में झूठ कहता है। जुनून उसे पूछती है कि वो क्या चाहता है। डोक्योन ने कहा कि वो जानना चाहता है कि क्या जुनून उसे मारना चाहेगी। इस बीच पुलिस स्टेशन में डोक्योन की माँ जुनून को कुछ देने आती है, लेकिन पुलिस घबरा जाती है क्योंकि उन्हें अभी तक जुनून का पता नहीं मिल पाया था। तभी ताइपेन पुलिस स्टेशन भागता हुआ आया और नेकलेस को ट्रैक करने लगा जो उसने जुनून को दिया था, क्योंकि उसमें जीपीएस लगा हुआ था। और आखिरकार कुछ देर बाद उन्हें जुनून मिल जाती है। उसी समय डोक्योन ने जुनून को फिर से फोन किया, लेकिन इस बार ताइपेन ने कॉल का जवाब दिया। डोक्योन ने कहा कि उसके बीच में आने से जुनून की मौत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। और आखिरकार डोक्योन को पता चल ही जाता है कि ताइपेन को नहीं पता कि जुनून की मौत कैसे होगी। इसके अलावा डोक्योन ने कहा कि वो जुनून को मार देगा। जिसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन लौट आए। तभी दाकियान की माँ ने जुनून को डायरी सौंप दी। डोक्योन ने उसे वो डायरी तेपेन को सौंपने के लिए कहा था। उसने पूछा कि तेपेन डोक्योन को कैसे जानता है और क्या वो उसके बेटे की मौत की भविष्यवाणी कर सकता है। ताइपेन ने कहा कि हाँ, वो देख सकता है और उसने ये भी खुलासा किया कि उसने डोक्योन को बम से उड़ाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसने डोक्योन की माँ से माफी मांगी। जुनून ताइपेन को डोक्योन की डायरी के साथ छोड़कर चली गई, जिसके बाद ताइपेन ने उस डायरी को पढ़ा। डोक्योन ने लिखा था कि ताइपेन को फिर से देखकर उसे डर लगा था और उसे आश्चर्य है कि वो हमेशा गलत डिसीजन क्यों लेता है। उसने जुनून के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा था और ये भी कि वो कभी उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता। वो सभी डोक्योन से ईमेल मिलने के बाद फिर इकट्ठा होते हैं, जिसमें कहा गया था कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो ताइपेन को मारना चाहता है या नहीं। तभी ताइपेन जुनून की तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद डोक्योन अभी भी जुनून से बात कर रही है। जुनून कहती है कि ये लोगों की जान बचाने का आखिरी मौका है, लेकिन ताइपेन उसे रिस्क लेने से मना कर देता है। तभी डोक्योन ने जुनून को फोन किया, लेकिन उसने दिखावे के लिए कहा कि वो सिर्फ डोक्योन का ईमेल पढ़ रही है। जुनून ने उसे सुझाव दिया कि शायद उन्हें मिलना चाहिए, जिस पर डोक्योन मान जाता है और उसे पिछली बार की तरह उसी लोकेशन पर आने को कहा, लेकिन अकेले। जिसके बाद उसे ताइपेन को समझाना पड़ा कि वो खुद उस जगह पर आ सकती है और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो सेफली वापस आ जाएगी। अगले दिन डिटेक्टिव टीम उसी लोकेशन पर पहुंच गई और ताइपेन भी जुनून को सुपरमार्केट में जाते हुए देख रहा था। जुनून डोक्योन के बताए गए रास्ते पर चलती गई और कुछ देर बाद उसे टैक्सी में बैठने के लिए कहा जाता है, जो पहले ही से ही उसका वेट कर रही थी। ताइपेन ने जुनून को टैक्सी में चढ़ते हुए देखा। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बाकी सभी डिटेक्टिव डोक्योन का पता नहीं लगा पाते। जिसके बाद जुनून एक सुनसान इलाके में आती है, जहां डोक्योन उसे कॉल करके एक इमारत की ओर बुलाता है। डोक्योन उसका मोबाइल फोन ले लेता है और उसके कानों में लगे ईयरफोन को भी निकाल फेंकता है, लेकिन अचानक जुनून उस पर बंदूक तान देती है और उसे घुटनों के बल बैठने के लिए कहती है और उसे बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का कोड्स पूछती है। डोक्योन मौके का फायदा उठाकर
जुनून के पैर को घायल कर देता है और अब वो उसके कब्जे में आ गई थी। तब उसने जुनून से कहा कि ताइपेन अब उसे कभी प्यार नहीं करेगा और अब वो ताइपेन की पसंद देखना चाहता है कि वो पहले जुनून को बचाएगा या किसी और को। इसके तुरंत बाद जुनून बेहोश हो गई। ताइपेन और पुलिस की टीम जुनून की हार को ट्रैक करते हुए इमारत पहुंचती है, जहां वो तुरंत जुनून को ढूंढने लगे। इस बीच टैक्सी में जुम जा रहा था और उसकी बॉडी पर भी एक बॉम्ब बना हुआ है। दूसरी तरफ यी जेल जाती है और अपने आप को कोट से ढक लेती है ताकि बम दिखाई न दे। डिटेक्टिव हान अपने साथी को बॉम्ब डिफ्यूजर्स को बुलाने और उन्हें बॉम्ब के बारे में इन्फॉर्म करने को ऑर्डर देता है। तभी ताइपेन हान को बताता है कि वो डोक्योन के पीछे जा रहा है और उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। ताइपेन डिटेक्टिव को बताता है कि वो रिपोर्टर यी की मौत नहीं देख सका। फिर उसे रिपोर्टर यी के दोस्तों, साथियों और अन्य लोगों को देखा और आखिर में उसने जुम की पत्नी की तस्वीर देखी और तब उसे लगा कि रिपोर्टर यी को दरअसल जेल में भेजा गया है, जहां जुम की पत्नी को रखा गया है। लेकिन प्रेजेंट में ये जैसे ही जेल के अंदर जाने वाली थी, तभी वो देखती है कि पुलिस और बम निरोधक टीम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच ताइपेन डोक्योंग का पीछा करते हुए बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां जुम काम करता था और डोक्योंग की कार की तलाशी लेने पर उसे जुनून का नेकलेस मिलता है जो उसने जुनून को दिया था। लेकिन ताइपेन को एहसास हुआ कि उसे नेकलेस कैसे वापस मिला। यहाँ जुम उस लॉबी पे पहुंच जाता है जहां वो काम किया करता था। तभी हान ने ताइपेन को बताया कि बम फटने में 29 मिनट बाकी है, जबकि ताइपेन उसे कहता है कि जुनून अभी भी गायब है। दूसरी ओर डोक्योन छत पर जा रहा था, जहां पहले से ही पुलिस चीफ डिटेक्टिव यांग और उनकी पूरी टीम उनका इंतजार कर रही है। उन सबको देखकर भी डोक्योंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपना टैबलेट नीचे रखा और डेटोनेटर उठा लिया और धीरे धीरे छत के किनारे की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में ताइपेन भी छत पहुंच गया और उसने डोक्योंग से पूछा कि जुनून कहाँ है। तब डोक्योंग अपना मोबाइल फोन ताइपेन की तरफ फेंकता है और कहता है कि ताइपेन को चुनना होगा कि उसे किसे बचाना है और जुनून से आखिरी बार बात करने के लिए 0 दबाने को कहा। जुनून एक संदूक में थी और कॉल कनेक्ट होते ही वो बताती है कि उसे नहीं पता कि वो संदूक के अंदर कैसे आई, जिस पर ताइपेन ने उसे कहा कि वो उसे किसी भी तरह ढूंढ निकालेगा। इस बीच बम निरोधक टीम भी जुम के शरीर पर बंधे बम को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे सभी को राहत मिली। तभी डोक्योन बम का बटन दबाता है, लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता। तब ताइपेन ने उसे बताया कि बम डीएक्टिवेट हो चुका है। इस बीच यी के बॉडी पर बंधे बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, लेकिन ताइपेन अभी भी डोक्योंग से पूछता है कि जुनून कहाँ है। तब डोक्योन उसे कहता है कि एक बार जब वो किसी कीमती इंसान को खो देगा, तब ताइपेन समझ पाएगा कि अपनों को खोना कैसा होता है। जिसके बाद डोक्योंग खुद के सर पर बंदूक तान लेता है, लेकिन ताइपेन दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों ही एक ऊंची बिल्डिंग की छत से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि वो दोनों ही बच गए, क्योंकि वो एक विशाल एयर कुशन पर गिरे थे जिसे पुलिस ने पहले ही तैयार कर रखा था। ताइपेन एक बार फिर डोक्योन पर चिल्लाता है और जुनून के बारे में पूछता है, लेकिन डोक्योन अभी भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है। होप अनाथालय में डोक्योन एक बुली था जो हुनु को बुली किया करता था और उसे उसकी मौत के बारे में ताना मारता था, जिसके बाद हुनु ने उसकी हत्या कर दी और उसकी पहचान चुरा ली और तब से वो डोक्योन बन बैठा। तभी ताइपेन को ट्रक की एक कतार दिखाई दी और उसे लगा कि जुनून उनमें से एक में है, इसीलिए वो ट्रक को बाहर से पीट कर देखने लगा कि शायद जुनून सुन ले। तभी सारे डिटेक्टिव मिलकर ट्रक को खोलना शुरू कर देते हैं और जुनून उन्हें एक टोकरी के अंदर बेहोश मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस बीच ताइपेन अपने अपराधों के लिए अदालत जाता है, जहां ताइपेन डोक्योन और डोक्योन ताइपेन के खिलाफ गवाही देते हैं। जेल में ताइपेन ने एक ग्रुप फोटो देखी जिसमें वो अभी भी जुनून की मौत नहीं देख पा रहा। उसे डर था कि अभी भी वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। अगले दिन उसने जुनून के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग की। अगले सीन में हमें पत्रकारों को पुलिस बस के आसपास दिखाया जाता है, जो कि किम हेंसू को ट्रायल के लिए लेकर जा रहे हैं। कोर्ट में पुलिस चीफ हेंसू से पूछता है कि क्या डोक्योन ने कभी भी उससे संपर्क किया था, लेकिन किम हेंसू को उसके अपराधों के लिए कानून कोई सजा नहीं दे सकती, क्योंकि उसका केस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। यानी कि जो केसेस 15 साल से ऊपर के हैं, उन पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालांकि विक्टिम के परिवार उस पर मुआवजे के लिए मुकदमा कर सकते हैं और इसके बाद डोक्योन को आजीवन कारावास की सजा मिली। उधर ताइपेन को भी 4 साल की सजा सुनाई गई और कुछ समय बाद ताइपेन को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद डोक्योन का दौरा करते हुए ताइपेन ने उसे बताया कि जुनून कोमा से जाग गई है और साथ ही ताइपेन ने उसे ना मरने के लिए कहा, जिस पे डोक्योन ने हामी भरी।
अब ताइपेन के घर वापस आने के बाद वो जुनून से मिला। ताइपेन ने उसे जिंदा रहने के लिए थैंक यू कहा और उन दोनों ने इकरार किया कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस किया। जुनून की पूरी तरह से रिकवरी होने के बाद वो दोबारा पुलिस स्टेशन लौटी, जहाँ लोगों ने उसका स्वागत किया। उस समय ताइपेन ने देखा कि हर किसी की मौत बदल गई है और अब वो अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। इधर न्यूज पे दिखाया गया कि किम हेंसू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसे देखकर पुलिस चीफ को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताइपेन एक ज्वेलरी शॉप में नेकलेस पे लगे ट्रेस को असली हीरो से बदलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेल से बाहर आते वक्त डोक्योन की माँ जुनून से मिली, जिसके बाद जुनून डोक्योन के पास जाती है और उसे बाकी की जिंदगी अफसोस और पछतावे के साथ जीने के लिए कहती है। डोक्योंग जुनून के उस अनुरोध को पूरा करने का वादा करता है और उसके बाद डोक्योंग अपने कमरे में लौट आया, जहां वो अकेला बैठा था और अतीत की घटनाओं को याद करते हुए उसने इमेजिन किया कि अगर चीजें बदल जाती तो आज उसका जीवन ऐसा नहीं होता। उसने इमेजिन किया कि हुनू की माँ उसे बहुत प्यार करती है और भीड़ से विनती करती है कि उसके पति निर्दोष है। फिर अचानक पिल्डो कमरे में आता है और अपने रोते हुए परिवार को गले लगा लेता है। तब पुलिस चीफ ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और जनता के सामने घोषणा की कि मास्टर पिल्डो निर्दोष थे। ये खूबसूरत सपना देखकर डोक्योन उर्फ हुनू रोने लगता है। दूसरी ओर समंदर किनारे ताइपेन ने जुनून को एक सुंदर सा नेकलेस दिया। ताइपेन कहता है कि अब वो जुनून की मौत देख सकता है और उसकी मुस्कान और चाहत ताइपेन के दिल में उतर गई है और वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है और बताता है कि भविष्य में बुजुर्ग जुनून अपनी कुर्सी पर शांति से मर जाएगी। ताइपेन मन ही मन सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसका मरना पहले तय है या जुनून का, लेकिन वो फिलहाल के लिए इतना जानता है कि वो हमेशा के लिए जुनून के दिल में रहेगा और ये कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोरियन ड्रामा की कहानियां पसंद आती है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आज की कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करके कमेंट में जरूर मेंशन करें। जल्द ही मिलते हैं एक और जबरदस्त कोरियन ड्रामा की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।